रेलगाड़ी के रुकते ही टोपी और कोट पहने गौरमोहन ने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा। स्टेशन छोटा सा था और इसके आसपास बसा कस्बा भी कोई विशाल नहीं। रेलगाड़ी 2 मिनट रुककर आगे बढ़ गई। गौरमोहन एक डाक निरीक्षक थे। हाल ही में इस ग्रामीण इलाके में कुछ नए डाकघर खुले थे जिनका निरीक्षण करने वे आए थे। इससे पहले वे कभी इस क्षेत्र में नहीं आए थे। हाथ में छोटा सा सूटकेस लिए वे स्टेशन से बाहर निकले। उनके पास और कोई सामान नहीं था। सूटकेस में एक जोड़ी धोती, गमछा, साबुन, दांत साफ करने का ब्रश और कुछ जरूरी चीजें थीं। स्थानीय डाकघर स्टेशन के नजदीक ही था। वहां डाक और तार की सुविधा थी, पर सब कुछ छोटे कस्बे के हिसाब से। एक डाकपाल, एक लिपिक और 2 चपरासी। डाकघर के पीछे डाकपाल अपने परिवार के साथ रहता था। सुबह करीब 11 बजे गौरमोहन डाकघर पहुंचे और अपना परिचय दिया। डाकपाल ने आदर के साथ उन्हें अंदर बुलाया। दोपहर का भोजन डाकपाल के घर पर ही हुआ। भोजन के बाद गौरमोहन ने 1 घंटे आराम किया, फिर कपड़े बदलकर यात्रा के लिए तैयार हुए। उन्होंने पहले ही पता कर लिया था कि जिन 3 डाकघरों का निरीक्षण करना था, उनमें सबसे नजदीकी 12 मील दूर था। रास्ता कच्चा पक्का था। गौरमोहन ने डाकघर के चपरासी की साइकिल उधार ली। योजना थी कि आज शाम तक वे उस गांव में पहुंच जाएंगे। अगली सुबह डाकघर का निरीक्षण करेंगे और शाम से पहले लौट आएंगे। फिर अगले डाकघर के लिए रवाना होंगे। साइकिल के पीछे सूटकेस बांधकर गौरमोहन ने चढ़ने की तैयारी की। तभी डाकपाल ने कहा, यहां से 5-6 मील दूर रास्ता 2 हिस्सों में बंट जाता है। दाहिनी ओर का रास्ता लंबा है, लेकिन आपको उसी से जाना चाहिए। गौरमोहन ने पूछा, क्यों? बाईं ओर के रास्ते में क्या खराबी है? डाकपाल ने गंभीर स्वर में कहा, वह रास्ता ठीक नहीं है। साइकिल पर सवार होकर गौरमोहन निकल पड़े। कुछ ही मिनटों में वे कस्बे की सीमा पार कर चुके थे। सामने खुला असीम ग्रामीण परिदृश्य था। यह इलाका विचित्र था। न तो पूरी तरह उपजाऊ मिट्टी का, न ही बंजर रेगिस्तान। कहीं घने जंगल थे, कहीं बिना पेड़ पौधों की पथरीली जमीन, तो कहीं मुलायम मिट्टी को चीर कर उभरे कठोर पत्थरों के टीले। इस विविध भूभाग के बीच से एकाकी पथ सांप की तरह बल खाता हुआ आगे बढ़ता था। आकाश में पौष मास का कोमल सूरज चमक रहा था और हवा में सुखद गर्माहट थी। गौरमोहन प्रसन्न मन से धीमी गति से साइकिल चला रहे थे। गौरमोहन की उम्र 40 वर्ष थी। मध्यम कद, मजबूत शरीर और चेहरा आकर्षक। वे विधुर थे। 3 साल पहले उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। कभी कभी उन्हें नए विवाह की जरूरत महसूस होती, पर विधुरता से मिली स्वतंत्रता को छोड़ने का मन भी नहीं था। जब वे 6 मील दूर रास्ते के दोराहे पर पहुंचे, सूरज पश्चिम की ओर काफी झुक चुका था। सामने 2 रास्ते धनुष की तरह मुड़ते हुए अलग हो रहे थे। बीच में ऊंची जमीन थी, जिस पर ताड़ और खजूर के पेड़ सिर उठाए खड़े थे। अचानक कहीं से एक छोटा सा काला बादल आया और सूरज को ढक लिया। चारों ओर धुंधली छाया छा गई। गौरमोहन ने साइकिल रोक दी।
और दौराहे पर खड़े होकर सोचने लगे। आसपास कोई नहीं था। आकाश साफ था, सिवाय उस छोटे बादल के जो सूरज के चेहरे पर मुखौटा सा लगाए था। गौरमोहन ने हिसाब लगाया। अभी 6-7 मील बाकी थे और आधे घंटे में सूरज डूब जाएगा। अगर अंधेरा होने से पहले गांव न पहुंचे तो रास्ता भटकने का डर था। डाकपाल ने कहा था कि बायां रास्ता ठीक नहीं, पर वह छोटा था। गौरमोहन ने फैसला किया कि समय बचाने के लिए बायां रास्ता ही लेंगे। साइकिल पर चढ़कर वे बाएं रास्ते पर बढ़े। डाकपाल ने सच कहा था। रास्ता असमतल और पथरीला था, लेकिन सावधानी से चलने पर खतरा नहीं था। गौरमोहन ने सतर्कता के साथ तेजी से साइकिल चलाई, पर सूरज पर छाया बादल नहीं हटा। ऐसा लग रहा था मानो सूरज मुखौटा पहने ही डूब जाएगा। लगभग 20 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद गौरमोहन ने सामने कुछ देखा, जिससे उनकी उम्मीद जगी। धुंधले प्रकाश में ऐसा लगा जैसे रास्ते के दोनों ओर छोटे छोटे मिट्टी के घर दिख रहे हों। कुछ अस्पष्ट आकृतियां भी इधर उधर घूमती दिखीं। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्होंने बगल में नजर डाली और साइकिल का ब्रेक दबा दिया। एक छोटा सा मिट्टी का घर जैसे जादू से रास्ते के किनारे प्रकट हो गया था। आसपास कोई दूसरा घर नहीं था। यह घर अकेला गांव के प्रवेश द्वार पर पहरेदार सा खड़ा था। गौरमोहन ने जहां साइकिल रोकी, वहां से 3 गज की दूरी पर घर के दालान में एक खंभे के सहारे एक युवती बैठी थी। उनकी नजरें उसकी नजरों से टकराईं, मानो चुंबक से बंध गईं। वह गांव की लड़की थी। उसकी त्वचा चमकते पीतल सी पीली थी और उसका यौवन देह को फाड़कर बाहर आने को आतुर था। उसका चेहरा दृढ़ और आत्मविश्वास से भरा था। बाल बेतरतीब, जिनके सिरों पर हल्की भूरी आभा थी। आंखें बड़ी बड़ी, जिनमें गहराई थी। उसने सिर्फ एक सादी काठिया पट्टी साड़ी पहनी थी, कोई आभूषण नहीं। वह सधवा थी, विधवा या कुमारी, यह समझना मुश्किल था। उसे देखते रहने पर ऐसा लगता था जैसे जलती चूल्हे की आग को निहार रहे हों। युवती ने पूछा, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? उसके दांत मोती से चमक रहे थे और आवाज गहरी भरी हुई थी, पर बोलने का लहजा ग्रामीण था। गौरमोहन के सीने में धक धक होने लगी। लंबे समय बाद उन्हें एक अंधी अनियंत्रित भावना का स्वाद महसूस हुआ, लेकिन वे हल्के स्वभाव के नहीं थे। खुद को संयमित करते हुए बोले, रतनगढ़। युवती ने दालान के किनारे पैर लटकाकर बैठते हुए जोर से हंसी। रतनगढ़ तो बहुत दूर है, जाते जाते रात हो जाएगी, वहां नहीं पहुंच पाओगे। उसकी हंसी में न केवल बेपरवाही थी, बल्कि कुछ ऐसा भी था जो पुरुष की नसों में आग लगा दे। गौरमोहन ने रास्ते की ओर देखा। दूर से जो गांव का आभास हुआ था, वह सांझ की छाया में गायब हो चुका था। चिंतित स्वर में उन्होंने पूछा, तो क्या गांव में कहीं ठहरने की जगह मिलेगी? युवती ने कहा, यहीं ठहर जाओ ना। गौरमोहन ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में बेकाबू निमंत्रण था और न जाने कितने रहस्यमयी संकेत। उनके सीने में खून उबाल मारने लगा। उन्होंने शरीर को कड़ा कर आत्मसंयम बरता और थोड़े लड़खड़ाए स्वर में पूछा, घर के पुरुष कहाँ हैं? युवती ने दूर की ओर हाथ फैलाते हुए कहा, वे खेतों में गए हैं,
सारी रात धान की रखवाली करेंगे। खेत में धान पक गया है, रखवाली न करें तो चोर चुरा ले जाएंगे। गौरमोहन ने गले में हल्का सा सिकुड़न महसूस किया। बोले, अगर कोई असुविधा न हो तो मैं यहीं ठहर जाऊंगा। युवती ने दांत चमकाते हुए हंसी। अंधेरे में उसकी हंसी बिजली सी कौंध गई। उसने कहा, अपनी साइकिल दालान पर रख दो, मैं अभी आती हूँ। युवती घर के अंदर गई और एक चटाई लाकर दालान के एक कोने में बिछा दी। एक घड़ा पानी और गमछा खंभे के पास रखते हुए बोली, हाथ मुंह धो लो, चाय पियोगे? मैं अभी बनाकर लाती हूँ। वह फिर अंदर चली गई। गौरमोहन ने हाथ मुंह धोया और चटाई पर बैठ गए। घर के अंदर दीपक जल उठा और उसकी पीली रोशनी दालान तक पहुंची। बाहर घनघोर अंधेरा चारों ओर को निगल चुका था। गौरमोहन बैठे बैठे सोचने लगे। उनकी मानसिक स्थिति का वर्णन करना व्यर्थ है। शिकारी के तीर से घायल हिरन या आग में कूदने को आतुर पतंगे की मन स्थिति कौन बयान कर सका है। लो, चाय लाई हूँ। चाय देते समय उसकी उंगलियां गौरमोहन की उंगलियों से हल्के से छू गईं। मैं खाना चढ़ाने जा रही हूँ। गौरमोहन ने कमजोर स्वर में विरोध किया। मेरे लिए खाना बनाने की क्या जरूरत? अगर घर में मूढ़ी मुरमुरा हो वही खाकर रात काट लूंगा। अरे, मूढ़ी मुरमुरा खाकर सर्द रात कटती है क्या? रात को भूखे रहने से हट्टा कट्टा हाथी भी डगमगा जाता है। तुम इतना शर्माओ मत, 1 घंटे में खाना तैयार हो जाएगा। वह चली गई। गौरमोहन ने चाय के प्याले में चुस्की ली। पीतल के प्याले में गुड़ की चाय थी, गर्मा गर्म। छोटी छोटी चुस्कियां लेते हुए उनका शरीर तरोताजा हो उठा। उन्होंने गौर किया कि घर में 2 कमरे थे, एक रसोई और दूसरा शायद शयन कक्ष। उन्होंने अनुमान लगाया कि उनकी नींद दालान की चटाई पर ही होगी। यह ठीक था। किसी तरह रात काटकर सुबह होते ही वे निकल लेंगे। 1 घंटे बाद युवती दरवाजे पर आई और बोली, भात परोस दिया है, आकर खा लो। गौरमोहन उठकर घर के अंदर गए। बाहर की ठंड के मुकाबले कमरा गर्म था। एक पाटे के सामने भात की थाली थी और दीपक पास ही रखा था। इंतजाम सादा था, भात, दाल और एक चचड़ा जैसी सब्जी। गौरमोहन खाने बैठ गए। युवती सामान्य गृहस्थी की बातें करती हुई कमरे में इधर उधर घूमने लगी। गौरमोहन ने देखा कि रसोई करते समय उसने कब पैरों में अलता लगा लिया था। वह सहजता से बात कर रही थी, पर गौरमोहन सिर्फ हूं हां तक सीमित थे। जिसने संकट में आश्रय दिया, खाना खिलाया, उसके साथ थोड़ी मधुर बात तो बनती थी। उन्होंने संकोच भरे स्वर में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? युवती ने एक झटके में हंसकर कहा, कामिनी। नाम उनके शरीर पर तप्त लोहे सी चुभ गया। वे फिर खोल में सिमट गए। खाना खाकर हाथ मुंह धोने के बाद राक्षसी ने कहा, बगल के कमरे में बिस्तर बिछा दिया है, जाकर सो जाओ। गौरमोहन का दिल जोर से धड़का। हकलाते हुए बोले, मैं बाहर चटाई पर ही सोकर रात काट लूंगा। अरे, बाहर सोओगे क्या? सर्दी में ठिठुर जाओगे। जाओ, बिस्तर पर सो जाओ। गौरमोहन ने बहस नहीं की। यह भी नहीं पूछा कि राक्षसी रात को कहां सोएगी। वे एक दोषी कैदी की तरह शयन कक्ष में चले गए। कमरे में दीपक जल रहा था। फर्श पर खड़िया बिछाकर उस पर गद्दा डाला गया था। गौरमोहन ने सूटकेस से कपड़े निकाले, बदले और दीपक जलता छोड़कर लेट गए। आंखें बंद कर वे बगल के कमरे से बर्तनों की खटपट सुनने लगे। उनकी इंद्रियां
असामान्य रूप से तीव्र हो उठी थी। मन का उबाल एक लंबी सांस के साथ बाहर निकला। काफी देर तक आंखें बंद किए लेटे रहने के बाद वे नींद की आगोश में जाने लगे थे। अचानक उनकी नींद टूटी। आंखें खोलकर देखा, राक्षसी कब उनके बिस्तर के पास चुपके से आकर बैठ गई थी। उसके चेहरे पर एक विचित्र, हिंसक, फिर भी मधुर मुस्कान थी। तीन दिन तक जब गौरमोहन नहीं लौटे तो डाकपाल चिंतित हो उठा। सिर्फ गौरमोहन की चिंता नहीं थी, डाकघर की साइकिल भी उनके साथ गई थी। डाकपाल ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच शुरू की। जिन 3 डाकघरों में गौरमोहन को जाना था, वहां वे पहुंचे ही नहीं थे। पुलिस ने गहन तफ्तीश शुरू की। 7 दिन बाद गौरमोहन का शव मिला। बाएं रास्ते पर एक भी घर नहीं था। रास्ते के किनारे झाड़ियों में उनका शव पड़ा था। साइकिल पास ही जमीन पर लुढ़की थी। पीछे उनका सूटकेस था जिसमें कपड़े, साबुन, ब्रश, सब कुछ मौजूद था। कुछ चोरी नहीं हुआ था। गौरमोहन के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था, लेकिन उनका शरीर प्राचीन मिस्री ममी सा सूख कर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। मानो किसी रक्त चूषक प्राणी ने उनकी देह को चूस लिया हो। पुलिस ने शव को अस्पताल भेजा। जब डाकपाल ने गौरमोहन की मृत्यु का विवरण सुना तो अफसोस से सिर हिलाते हुए बोला, हाय, वे राक्षसी के चंगुल में फंस गए। राक्षसी अभी भी उस इलाके में है। उसने माया फैलाकर बेचारे को खींच लिया। मैंने निरीक्षक साहब को चेतावनी दी थी, कहा था कि बायां रास्ता ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। कैसा लगा आज का एपिसोड? मिलते हैं अगले रोमांचक एपिसोड में। तब तक अच्छे से रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रखें।